हाय दोस्तों, बीबीसी पे दुनिया की खबरें देखते हैं। चलिए। बीबीसी दुनिया में आज देखिए, राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ अपराध कितना बड़ा मुद्दा। पुलिस वाले कहते हैं कि ये तो झूठी है, इनके कुछ नहीं हुआ इसके साथ में। तो महिलाओं के खिलाफ बलात्कार के सबसे ज्यादा केस राजस्थान में है दर्ज, लेकिन क्या आने वाले चुनाव में महिला सुरक्षा बन पाएगा मुद्दा, दिखाएंगे ग्राउंड रिपोर्ट। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में। मैं हूं सारिका सिंह। राजस्थान में बलात्कार के सबसे ज्यादा मामले क्यों हुए दर्ज, करेंगे बात, लेकिन पहले हेडलाइंस। पूर्वी यूक्रेन के गांव पर हुए हमले के बाद जांच के लिए यूएन की एक टीम जा रही है हौजा। रूस ने हमले से किया इनकार। गुरुवार को कैफे पर हुए हमले में हुई थी 52 लोगों की मौत। जेल में सजा काट रही ईरानी महिला को मिला शांति का नोबेल पुरस्कार। महिलाओं के हक और मानवाधिकार की रक्षा के लिए मिला नरगिस मोहम्मदी को सम्मान। अब तक 13 बार गिरफ्तार हो चुकी है नरगिस। सिक्किम की बाढ़ में अब तक 25 लोगों की मौत की पुष्टि। सेना के जवान समेत 100 से ज्यादा लोग अब भी लापता। फ्लैश फ्लड से आई बाढ़ की वजह से हजारों गांव वाले अपने ही घरों में फंसे। सेना हेलीकॉप्टर के जरिए कर रही है राहत बचाव की कोशिश। एशियन गेम्स में भारत ने हॉकी के फाइनल में जापान को 5-1 से हराया। 9 साल बाद जीता गोल्ड। पेरिस ओलंपिक का टिकट पक्का। बैडमिंटन में पुरुषों के डबल्स में सात्विक और चिराग बने फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय। खराब मौसम के कारण 2016 से 2021 के बीच करीब 4 करोड़ 30 लाख बच्चे हुए विस्थापित। यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से आधे बच्चे भारत, चीन और फिलीपींस के। रिपोर्ट में दी गई चेतावनी, अगले 3 दशकों में 10 करोड़ और बच्चे हो सकते हैं विस्थापित। इनमें से कुछ अहम खबरों की चर्चा आज बीबीसी दुनिया में। महिलाओं के खिलाफ हिंसा और अपराध भारत में एक बड़ा मुद्दा रहा है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि कुछ राज्यों में समस्या ज्यादा गंभीर है, जहां महिलाओं के खिलाफ अपराध की दर बाकी राज्यों से कहीं ज्यादा है। राजस्थान उन राज्यों में से एक है। क्या आने वाले चुनाव में ये मुद्दा बनेगा? कवर स्टोरी में आज इसी की बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ अपराध और बलात्कार के मामलों पर चुनावी रैलियों से हमला बोला। पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के बारे में अपने पहले बयान के दौरान भी उन्होंने राजस्थान का जिक्र किया। लेकिन कार्यकर्ताओं का कहना है कि मणिपुर और राजस्थान की तुलना कर प्रधानमंत्री मणिपुर में बीजेपी की सरकार की नाकामी को छुपाना चाहते हैं। लेकिन ये भी सच है कि बलात्कार के रजिस्टर्ड केसों के मामले में राजस्थान भारत में पहले नंबर पर है। देखिए बीबीसी संवाददाता फैसल मोहम्मद अली की ग्राउंड रिपोर्ट। इधर रह रहे तो हमारे को डर कैसे लगे। अब आया तो आपको, आप मेरे से पहुंचने को आया इलाज करने को, तो मैं कैसे डर। नशा पिलाकर बलात्कार, वीडियो रिकॉर्डिंग और उसे वायरल करने की धमकी। दर्जन भर लोग 1.5 साल तक सीमा की आबरू से खेलते रहे, उसकी आत्मा को कुचलते रहे। नाबालिग सुगंधा को सामूहिक बलात्कार के बाद भट्टी में जिंदा जला दिया गया। पहचान छुपाने के लिए हमने कई नामों को बदल दिया है। सुगंधा रोज की तरह उस दिन भी बकरियां चराने गई थी। बबूल के पेड़ों को जलाकर भट्टियों में कोयला तैयार करने वाले कालबेलिया समुदाय के लोगों ने पास के खेत में कुछ दिनों से डेरा डाल रखा था। शाम होने पर जब सुगंधा घर नहीं पहुंची तो परिवार वालों ने उन्हें ढूंढना शुरू कर दिया। ढूंढने की पहली कोशिश नाकाम रही। हम दोबारा 12 बजे खेत पर गए। वहाँ पर 5 बट्टियाँ बनी हुई, उसमें से एक बट्टी का मुंह आधा खुला हुआ था। हमारे को पास में गए तो ऐसे बदबू आ रही थी थोड़ी। डंडा को अंदर डाला और ऐसे खींचा तो हाथ की हड्डी निकली एक। दूसरी बार लकड़ी डाली, उसमें से कड़ा निकला। छोटी बहन को चांदी का वो कड़ा किशन के परिवार ने ही दिया था। मणिपुर पर जारी हिंसा पर बयान देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 कांग्रेस शासित राज्यों राजस्थान और छत्तीसगढ़ का जिक्र किया था। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो,
महिला अधिकार के लिए काम करने वाले कुछ कार्यकर्ताओं का कहना है कि मणिपुर में हिंसा रोकने में बीजेपी की सरकार की नाकामी छुपाने के लिए महिला अपराध का राजनीतिकरण किया जा रहा है। अभी इलेक्शन का टाइम है। नरेंद्र मोदी जी मणिपुर में औरतों को नग्न करना को इक्वेट कर रहे हैं राजस्थान में जो सेक्सुअल वायलेंस या वायलेंस हुआ। ये तो एकदम बेमानी वाला है, क्योंकि जो मणिपुर में हो रहा है इट इज एथनिक वायलेंस। उत्तर प्रदेश के बीजेपी से जुड़े नेताओं चिन्मय आनंद और ब्रिजभूषण सिंह का मामला भी सामाजिक कार्यकर्ता गिनवाते हैं, जिन्हें कथित तौर पर बचाने की कोशिशें हुई हैं। हालांकि तथ्य ये भी है कि बलात्कार के कुल दर्ज मामलों के आधार पर राजस्थान देश भर में पहले स्थान पर है। उसके बाद मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का नाम आता है। बीजेपी की तरफ से एक दावा यह भी किया गया था कि राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ कुल अपराध सबसे ज्यादा होते हैं। हालांकि आंकड़े बताते हैं कि ऐसे अपराध के मामले उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा हैं। राज्य के पुलिस प्रमुख का कहना है कि पुलिस में केस दर्ज करवाने की प्रक्रिया को बेहद आसान कर दिया गया है। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कतई नहीं करते, जो जैसा रिपोर्ट लाता है हम दर्ज करते हैं और तफ्तीश के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसके आधार पे कार्रवाई होगी। तो वो फ्री रजिस्ट्रेशन, यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन जो पॉलिसी है उसका ये एक कॉन्सिक्वेंस है, परिणाम है। पुलिस के मुताबिक बलात्कार के मामलों में तकरीबन 45% पंजीकृत मामले झूठ पाए गए हैं, मगर विधानसभा में विपक्षी दल बीजेपी इस पर सवाल खड़े करती है। अगर मुख्यमंत्री जी ये कहे कि पंजीकरण ज़्यादा हो रहे हैं, झूठे मामले दर्ज हो रहे हैं, तो सीआरपीसी में 182 में प्रोविजन है ना झूठे मुकदमे करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। जरा मुझे 2 दर्जन नाम भी बता दें। और जब ये बहस विधानसभा में चले तो संसदीय कार्य मंत्री के हाँ बलात्कार हो रहे हैं, पर ये मर्दों का प्रदेश है। बलात्कार के सभी मामलों में एफआईआर दर्ज कर पाना हालांकि अब भी उतना आसान नहीं। हाँ, एक बार गए तो वहाँ पे छूट के आ गए। पुलिस वालों ने भी कितना डराया था कि ये तो छूट जाएगी। पुलिस वाले कहते हैं कि ये तो झूठी है, इनके कुछ नहीं हुआ इसके साथ में, तो ये तो यूँ ऐसे पैसे लेने के लिए ऐसे केस लगाते हैं कि तुम अपना केस वापस ले लो, उनके इनसे पैसे दिला देंगे, नहीं ऐसा कहते हैं। नाबालिगों के यौन शोषण को लेकर बने कानून में जमानत का प्रावधान नहीं है। इस साल अगस्त माह तक राज्य पुलिस के मुताबिक बलात्कार के 4756 मामले दर्ज हो चुके हैं। पिछले साल इसकी तादाद 7093 थी। राजस्थान महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष लाटचंद जैन 4 सितंबर 1987 के रूप कंवर सतीकांड का उदाहरण देती हैं और कहती हैं कि 36 साल हो गए, मगर तब से लेकर अभी तक मानसिक और सामाजिक बदलाव न के बराबर हुआ है। पितरी सत्ता और सामंतवादी सोच का आज भी बोलबाला है। कहीं न कहीं हम लोगों की कमी जो सामाजिक रूप में तो हम कर रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकल फील्ड में हम वो उतनी ताकत से काम नहीं कर रहे हैं। जब कम्युनिटी बेस कोई आती है बात, तो वो चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो या इंडिपेंडेंट हो, सब एक हो जाते हैं, यूनाइटेड हो जाते हैं। अशोक गहलोत जी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। कुछ महीनों में होने वाले चुनाव के लिए राजनीतिक रैलियों का दौर शुरू हो चुका है। महिलाओं को आरक्षण किसने दिलवाया? पर क्या राज्य में महिला अपराध के बढ़ते ग्राफ की बात जनता तक पहुंची है? इन आने वाले समय की वोटिंग में यही रहेगा कि सरकार ऐसी बनानी जाएगी जो महिलाओं के सम्मान में काम करे और महिलाओं के लिए सुरक्षा प्रदान करे। महिलाओं की सुरक्षा के लिए जैसे कि कहीं आए जाएं कैमरा लगाए जाएं। हम मानते हैं अशोक गहलोत जी ने इन्हें रोकने के बहुत प्रयास किए हैं, पर रोक नहीं हो पाई है। लोग चाहे जो कहें, जैसी भी नाराजगी व्यक्त करें, सच्चाई यही है कि हाल के सालों में दिल्ली के निर्भया कांड के अलावा शायद ही महिला अपराध बड़े रूप में कहीं चुनावी मुद्दा बना है। फैसल मोहम्मद अली, BBC, भीलवाड़ा, राजस्थान। यूक्रेन के गांव में हुए हमले में इतनी तबाही हुई है कि यहाँ का कोई परिवार इसके असर से बच नहीं सका है। कम से कम 52 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 10 साल का एक बच्चा भी शामिल है। रूस ने इस हमले से इनकार किया है।
बीबीसी संवाददाता जेम्स वॉटरहाउस की रिपोर्ट। राहत कर्मी कह रहे हैं कि ये शव बुरी तरह जल गया है। क्या तुम उसे पहचान पाओगी? महिला ने जवाब दिया, नहीं, ये वो नहीं है। यूक्रेन में मिसाइल हमले वैसे तो रोज़ की बात है, लेकिन उनसे इतनी तबाही हमेशा नहीं होती। राहत और बचाव कर्मियों के लिए वैसे तो ये किसी रूटीन जैसा हो गया है, लेकिन उनके लिए ये इतना आसान भी नहीं है। Загинули брат, невістка і мама. Було перезахоронення. ओलेक्जेंडर्स का परिवार एक सैनिक के अंतिम संस्कार में गया हुआ था। मारे गए अधिकतर लोग एक कैफे के भीतर बड़ी टेबल के चारों ओर बैठे हुए थे। दुख साझा करने के लिए ठीक से वक्त भी नहीं मिला। रुस्लान कह रहे हैं कि वो मलबे से लगातार किसी न किसी को निकाल ही रहे हैं। ये उनके लिए बुरे सपने की तरह है। यूक्रेन का आरोप है कि रूस ने कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल दागी थी, जिससे 300 लोगों के गांव में 50 से अधिक लोग मारे गए हैं। Ми були в центрі селища і почули вибух. Потім уже сказали, що मृतकों के मोबाइल फोन अचानक बजने लगते हैं, जिससे सन्नाटा टूट जाता है। Російські військові не могли не знати, куди б'ють. І це не був удар на осліп. Люди зібралися там на поминальний обід. उधर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोची शहर में अपने एक भाषण में इस हमले का कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन ऐसा संकेत जरूर दिया कि पश्चिमी मदद बंद हो जाए तो यूक्रेन एक हफ्ते के अंदर ही खत्म हो जाएगा। ऐसा ना हो, इसके लिए यूक्रेन लड़ रहा है, लेकिन इससे बड़ी चोट पहुंच रही है। और ईरान की एक महिला को मिला है इस बार शांति का नोबेल पुरस्कार। उन्हें महिलाओं के हक के लिए संघर्ष करने के लिए सम्मान दिया गया है। लेकिन इस बीच ईरान में महिलाओं का संघर्ष जारी है। हिजाब को लेकर युवा महिला महसा अमीनी की मौत के बाद ईरान में बीते सालों में कुछ सबसे बड़े सरकार विरोधी प्रदर्शन शुरू हुए। लेकिन एक और ऐसी घटना हुई है जिससे लग रहा है कि इतिहास को दोहराया जा रहा है। एक 16 साल की लड़की कोमा में है। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है हिजाब ना पहनने की वजह से पुलिस ने अरमिता गरावंत को पीटा और ईरान ने इससे इनकार किया है। देखिए परहम गुबादी की रिपोर्ट। वो पल जब 16 वर्षीय ईरानी छात्रा गिर पड़ी और उन्हें तेहरान की मेट्रो से बाहर निकाला गया। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि हिजाब न पहनने की वजह से उन पर हमला किया गया था। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि वो रविवार को बिना हिजाब के मेट्रो में जा रही हैं। ये अरमिता गरावंत हैं। फिलहाल वो कोमा में हैं। उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच एक सैन्य अस्पताल में रखा गया है। अधिकारियों के मुताबिक ब्लड प्रेशर कम होने की वजह से वो बेहोश हो गई थी। ईरान की सरकारी मीडिया ने उनके माता पिता का इंटरव्यू लिया, जिन्हें लेकर कार्यकर्ताओं का कहना है कि वो दबाव में हैं। इस इंटरव्यू के बाद शक बढ़ गया। ये अरमिता की मां हैं। उनके साथ खड़ी ये महिला खुद को उनका रिश्तेदार बताती हैं। ईरान में शिक्षक संघ ने एक बयान जारी कर कहा है कि सुरक्षा बलों ने अरमिता के क्लासमेट्स और टीचर्स को चुप रहने की धमकियां दी हैं और ये भी कहा है कि उनके दोस्तों को झूठा कबूलनामा देने के लिए मजबूर किया जा रहा है। Armita's friends. घटना के दिन अरमिता के जो दोस्त उनके साथ थे, उन पर किसी तरह के टकराव के आरोपों का खंडन करने का भारी दबाव है। और कुछ घंटों बाद उन्होंने ऐसा ही किया। कई सवाल उठ रहे हैं। अधिकारियों ने ट्रेन के अंदर के सीसीटीवी फुटेज जारी नहीं किए हैं। इस मामले को कवर करने अस्पताल गई एक पत्रकार को तुरंत हिरासत में ले लिया गया और कुछ घंटों बाद रिहा किया गया। मैंने ईरान में मौजूद पत्रकारों से बात की है। उन्होंने मुझे बताया कि स्वतंत्र पत्रकारों को सुरक्षा बलों से धमकियां मिल रही हैं। उन्हें चेतावनी दी गई है कि अगर उन्होंने सरकारी वर्जन से इतर कुछ और छापा तो उन्हें गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। पिछले साल 22 साल की महसा अमीनी की कोमा में जाने के बाद मौत हो गई थी। ये सब मोरालिटी पुलिस के उनको हिरासत में लेने के बाद हुआ। इस मामले के चलते पूरे देश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। दोबारा ऐसा होने से रोकने के लिए ईरान की सरकार हर मुमकिन कोशिश कर रही है। क्रिकेट वर्ल्ड कप भारत की मेजबानी में शुरू हो चुका है। कुछ क्रिकेट फैंस का मानना है कि अगर भारतीय बल्लेबाजों और पाकिस्तानी बॉलर्स को मिलाकर एक टीम बना दी जाए तो सबसे बेहतरीन टीम होगी। पाकिस्तान की हर जनरेशन से निकले फास्ट बॉलर्स का नाम ज़्यादातर वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप पर होता है। पाकिस्तान ऐसे विश्वस्तरीय गेंदबाज बनाता कैसे है और ये रॉ टैलेंट आ कहाँ से रहा है? देखिए लाहौर से बीबीसी संवाददाता अली काज़मी की ये खास रिपोर्ट। गांव में खेलता था ज़्यादा टेप बॉल से मैंने स्टार्ट किया। मुझे टेप बॉल में मेरा एक भाई था, उसने खेलते देखा तो उसने मुझे सजेस्ट किया कि आप हार्ड बॉल भी अच्छी खेल सकते हो। देन
I come to world in hardball cricket. पाकिस्तान में टेप बॉल क्रिकेट के कल्चर की वजह से गेंदबाजों को तेज होना ही पड़ता है। टेप बॉल इज़ द की फॉर द फास्ट बॉलर्स। उसकी वजह ये है कि वो वेट में और साइज़ में छोटी होती है। जब आप एक लाइटर चीज़ को से बॉल करेंगे तो आपकी जो, क्योंकि वो लाइट है इसलिए आपकी जो आर्म स्पीड आपको वो फास्ट करनी पड़ती है, और दूसरा चूँकि वो पहुँचती नहीं है तो आपकी फिर रिस्ट की जो विप है ये इन्वॉल्व हो जाती है। इंटरनेशनल क्रिकेट में आने से पहले हारिस रऊफ भी टेप बॉल के खिलाड़ी थे, फिर लाहौर कलंदर्स के टैलेंट हंट ट्रायल में उनकी सिलेक्शन हो गई। यस डेफिनेटली फास्ट बॉलिंग आर्ट इज नेचुरल, बट उसकी जो प्रोग्रेशन है, जो उसकी डेवलपमेंट है, दैट इज़ वेरी क्रिटिकल। 2-3 आवर करके बस हो जाती थी, लेकिन अब जो ही आया हूँ यहाँ पे, 1.5 साल हो गए, उसके बाद मैं आराम से 10-15 आवर आराम से करते हैं हम लोग। हारिस रऊफ की कहानी पाकिस्तान के बहुत से तेज़ गेंदबाजों की कहानी है, जो छोटे शहरों में क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर के ना होने की वजह से लाहौर और कराची का रुख करते हैं। वकार भैड़ी से आया, मैं उधर शेखुपुरा से आया, अगली जनरेशन भी देखे, आसिफ शेखुपुरा से, मोहम्मद आमिर फ्रॉम पिंडी, इसी तरह से शुएब अख्तर, अब उससे भी दूर जा रही है ये। शुएब अख्तर पाकिस्तानी ओवरऑल इन द वर्ल्ड मेरा आइडियल है। मैं मंडी बहाउद्दीन से बिलोंग करता हूँ। भाई के साथ मजदूरी पे जाना, वहाँ पे काम करना, ईंटों का कारोबार भी था हमारा। नसीम शाह भी एक नेचुरल टैलेंटेड फास्ट बॉलर था, उसके अंदर शुरू से इनबिल्ट एक तेज़ रफ्तार से बॉल फेंकना था, लेकिन जब वो आया था बिल्कुल एक रॉ सा बच्चा था। इसलिए द की इज बॉल फास्ट, डेवलप दैट रिवर्स स्विंग वेरिएशंस, और इसके बगैर आपका यहाँ पे गुजारा ही नहीं है। और आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं @BBC सारिका पर। BBC दुनिया में फिलहाल इतना है। जब लड़कियों पर जुल्म होता है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए, कोई भी सरकार हो उसके खिलाफ हम खड़ना चाहिए, मगर डबल रोल नहीं होना चाहिए। जब PM साहब कहते हैं मणिपुर, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ये दोगलापन है, अपना आंचल छुपाने के लिए वो ऐसा बोल दिए, मगर उनको ये बोलना नहीं चाहिए था। कहीं पर भी जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ वो भी खड़ना चाहिए। जहाँ पर मणिपुर में इतना जुल्म हो रहा है तो क्यों नहीं जा रहे वहाँ पर, उसके ऊपर क्यों चुप हैं अभी तक, ये सोचने की बात है।